Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं आप सब? All well? चलिए, great. आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में और कुछ क्वेश्चंस वेन डायग्राम से भी लेंगे, ठीक है? वेन डायग्राम भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है और टाइम एंड वर्क भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है जिसमें हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक सबसे जो मेन चीज है वो ये आपको पता होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे. अब देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हमें ये गिवन होगा कि सर किसी ए ने इस काम को कंप्लीट करने में इतने दिन लगाए, बी ने उसी काम को करने में इतने दिन लगाए, फिर कुछ दिन के बाद मान लो ए छोड़ के चला गया, फिर सी की आपके पास एंट्री हो गई. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेनली हमारे पास एक बेसिक फॉर्मेट होता है. अब उस फॉर्मेट के बिहाफ पे ये एक छोटी सी टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है. दीज आर नंबर ऑफ डेज यार्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क, कि किसी पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ डेज हैं. इनिशियली अगर मैं n की बात करूं, हालांकि हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन वी कैन फाइंड इट आउट, अगर मैं n लेके चलता हूं तो मुझे 1 डे या 1 आवर का वर्क निकालने के लिए आई नीड टू गो विद 1 बाय n. वेरी सिंपल सा फंडा हमारे पास है, हम 1 के हिसाब से वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं. फिर परसेंटेज एफिशिएंसी 100 बाय n से निकालते होते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी क्वेश्चंस भी इसी तरीके से निकलते होते हैं कि आप एफिशिएंसी निकाल दो कि ए की एफिशिएंसी कितनी है. एफिशिएंसी समथिंग कैपेसिटी टू वर्क, राइट, उसकी क्षमता, कैपेसिटी कितनी है. तो अगर हमारे पास जितने नंबर ऑफ पीपल होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली मैंने क्योंकि टोटल एफिशिएंसी कितनी होती है 100%, तो टोटल के रिस्पेक्ट में ही आप सारी की सारी वैल्यूज निकालेंगे. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मुझे 2 दिन चाहिए किसी काम को पूरा करने में, तो वन डे में कितना करेगा वो वर्क ऑफ 1 डे. अगर आर में होता तो मैं आर के भी यहाँ पे बात कर लेता, सो दैट विल बी 1/2. अब इसे एफिशिएंसी के भी यहाँ पे कितना निकालेंगे, दैट विल बी 50%. वाई 100/2 दैट इज इक्वल टू 50%. ठीक है, तो ये टेबल है, छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ही मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, कुछ नया खास लिखा नहीं हुआ है. तो इस पे मेन फोकस करिएगा. दिस इज वेरी इजी एंड वेरी लेस टाइम टेकिंग, जिसके भी यहाँ पे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. ये रहा. एफिशिएंसी के बिना आप जो नॉर्मल आपका फॉर्मूला होता है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज अप टू यू कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कैन डू अ जॉब इन 12 डेज एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 6 डेज. ठीक है, इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब. अगर वो दोनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में इस काम को पूरा कर देंगे. अब वही है कहानी, अगर मैं 1 डे का निकालने जाऊं, दोनों का बाद में ऐड कर दूं, उसके भी यहाँ पे उसका आंसर निकल सकता है. दैट इज प्रीटी इजी. उससे अलावा और इजी जो मैं बात कर रहा हूं एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली, तो आप क्या करेंगे, पहले ए की एफिशिएंसी निकाल देंगे, फिर आप आपका बी की एफिशिएंसी निकाल देंगे. फिर इन्होंने पूछा है इफ दे वर्क टुगेदर तो वो कितने टाइम में अपना काम जो है कंप्लीट कर देंगे. पहले ए की एफिशिएंसी निकाल दो, एफिशिएंसी ऑफ ए. तो मैंने क्या कहा था, अभी हम लोगों ने पीछे ये रहा आपका 100 बाय n के रिस्पेक्ट में निकालेंगे हमेशा ही. तो सर आपका 100 इज टोटल एफिशिएंसी, सो 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज 12. यहां से आपकी ए की एफिशिएंसी आ जाएगी. सिमिलरली फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ बी. बी की कैसे निकालेंगे सर, ही कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 6 डेज, सो दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द 6 डेज. गेटिंग इट, यस और नो. कभी कभी ये सवाल मन में रहता है हमारे कि सर एफिशिएंसी होता है, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एफिशिएंसी से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. डिफिकल्ट शायद अगर लगता भी है तो वो इनिशियल कॉन्सेप्ट पे ही लगेगा. जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा. अब माइंडसेट क्या है, क्योंकि हम लोग 1 डे का निकालते हुए आ रहे हैं, हम लोगों ने सीखा वही हुआ है, एफिशिएंसी थोड़ा सा आसान हो जाता है, राइट. सो इट इज प्रीटी इजी. निकाल दो, इसे कट कर दो, ये आएगा आपका 8.33% के आसपास. उसी तरह से हम लोग निकाल देंगे इसको बी वाले को. और जब टोटल डेज निकालेंगे आप लोग, तो टोटल डेज में दोनों वैल्यूज को वी विल बी टेकिंग विद टोटल वैल्यू, दैट इज 100 एफिशिएंसी. टोटल तो 100 ही होता है अपॉन द टोटल कंबाइंड वैल्यू. ठीक है सर, तो करो. ये कितना आएगा आपका, दिस विल बी अराउंड 16.96 16.66% के आसपास आएगा. 16/24 और लगभग 25% के आसपास इनकी कंबाइंड वैल्यू आ गई. और हाउ मेनी डेज की बात कर रहे हैं, तो आपका 100 अपॉन में 25 कितना आ गया सर, 4 डेज. दिस इज आंसर. क्लियर है.
आसान सा कॉन्सेप्ट था, कुछ खास था नहीं, टाइम निकाल दिया हम लोगों ने, पहले दोनों को ऐड कर दिया, ए और बी की वैल्यूज को, ये रहा ए, ये रहा बी, तो ए प्लस बी टोटल कितना आ गया 25%। तो जो टाइम निकालना था, तो इस टाइम निकालने के लिए मेरे पास टोटल वैल्यू 100, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ही बात चल रही है, अपॉन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी बाय 25, दैट इज इक्वल टू 4 डेज। राइट सर? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये? A takes 16 days to finish a job alone, while B takes 8 days to finish the same job. What is the ratio of their efficiency? अब आ गया ना एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सर, इसलिए एफिशिएंसी वाले मेथड से करना थोड़ा सा आसान रहता है, थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है हमें कि हाँ अगर एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट आए तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो ए का निकाल दो पहले। ए का निकालने के लिए कितना करेंगे सर? आपका 100 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डेज? 16 डेज। सिमिलरली बी का निकालने के लिए हाउ मेनी डेज? 8 डेज, तो 100 बाय 8 डेज। अब इन्होंने बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी एंड हु इज लेस एफिशिएंट। पहले इसे डिवाइड कर दो, 16 से 96.4 6.25% के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। डिवाइड करना तो आप लोगों को आता है आसानी से, गो विद द शॉर्टर मेथड्स, राइट, जिससे आपकी कैलकुलेशन सॉल्व करने में टाइम कम लगता है। ये कितना आएगा? लगभग 12.5%। ए रेशियो भी निकाल के दिखाओ कितनी कितनी वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इन्होंने एफिशिएंसी के रेशियो की बात की है और बाद में ये भी पूछ लिया हु इज लेस एफिशिएंट। यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है वो रेशियो के बिहाफ पे है, ये मैंने अपने पास से ऐड कर दिया था, क्योंकि ये भी एग्जाम में ये भी आ सकता है, यहाँ तक आएगा और बाद में बोल देगा हु इज लेस एफिशिएंट, राइट, हु इज मोर एफिशिएंट, या फिर इसके अलावा सिर्फ क्वेश्चन इतना सा आएगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी। क्वेश्चन यहीं तक था, ये मैंने ऐड कर दिया बाद में, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज निकाल दो, क्या क्या आपकी ए रेशियो बी क्या आएगा? एक्सक्यूज मी, ए रेशियो बी दैट इज इक्वल टू 1/16 रेशियो 1/8। सर तो ये आपका कितना हो गया? 8 to 16, ये वैल्यू आपकी आ गई ए रेशियो बी की, दैट इज व्हाट 1:2। अब सवाल ये आता है कि सर 1:2 तो ठीक है, हु इज लेस एफिशिएंट? अब हम लोग ये कैसे करेंगे? अब ये वो भाई कर सकता है जिन्हें रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। सर रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता है, अगर पता है तो मुझे एक बात का जवाब दो। अगर यहाँ पे हमारे पास जो ए रेशियो बी है उसका आंसर 1:2 है, इसका मतलब क्या हुआ है? मतलब ए की जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है वो 1 है, बी की रिस्पेक्टिव वैल्यू कितनी? वो 2 है। तो कौन किससे ज्यादा एफिशिएंट हुआ और जनरली कितना ज्यादा एफिशिएंट हुआ? बी की वैल्यू 2 है, तो बी इज मोर एफिशिएंट देन ए। हाउ मच? बी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज कंपेयर टू ए, या फिर ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी। समझ गए? तो रेशियो के भी हाफ पे ही ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने समझाया है, क्योंकि उसने एफिशिएंसी की बात की थी और रेशियो के बिहाफ पे हमने निकाल दिया कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, कौन हमारे पास लेस एफिशिएंट है। राइट सर? हर टॉपिक आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है, मर्ज्ड होता है। यहाँ पे रेशियो की बात आ गई, अगर मैं सीधा चला जाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने निकालना है इसी की बात कर लो, टाइम एंड वर्क निकालना है। क्या ये जरूरी है कि टाइम एंड वर्क के अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट होगा सिर्फ टाइम एंड वर्क का ही होगा? वहाँ काफी सारे कॉन्सेप्ट इंडल्ज्ड होते हैं ऑलरेडी उसके अंदर। आपका परसेंटेज वाला हो गया, आपका रेशियो वाला हो गया, ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी कहानियां हैं जो हर तरह के कॉन्सेप्ट के अंदर मर्ज हो जाती हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लिया। मैं ऐसा करता हूं कि मैं ना एक्सक्यूज मी कि मैं कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेता हूं अच्छे से और उनको ही करके मैं अपना एग्जाम जो क्लियर कर दूंगा। देखो पहली बात तो ये चीज लागू ही नहीं होती है, ये चीज एप्लीकेबल ही नहीं है। एक्सेप्शनली एक्सेप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये लगता है कि मेरा मैथ्स बहुत ही वीक है, 1% की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन ही बोल दिया हालांकि मैंने, तो वहां पे ये चीज कभी कभी ऐसे एप्लीकेबल हो जाती है कि यार मुझे सारा का सारा करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा लेता हूँ जिसके करते हुए थोड़ा सा मैं स्कोरिंग वहां पे करना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है, बाकी जो लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग वो थोड़ा सा फिर भी अच्छा है। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप सर सभी को करते हुए जाएं, एक कोई टॉपिक लीव ना करें। हाँ कोई एक कर दिया, आपको लगता है कि मुझे जो है टाइम एंड वर्क में दिक्कत है, बाकी मैं अच्छे से कर रहा हूँ, टाइम एंड वर्क को छोड़ देता हूँ या कम कर लेता हूँ, वो स्टिल कहीं ना कहीं पे एप्लीकेबल रह जाता है। बट अब देखो यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो की कहानी आपके पास आ गई, आगे आगे परसेंटेज की कहानी भी कहीं ना कहीं पे आएगी, तो वो सब क्या है, एक दूसरे से जुड़ती हुई कहानियां ही हैं। अब हम लोग जो वन डे का वर्क निकालते हैं वो क्या है, वो यूनिटरी मेथड ही तो है।
हमें जब कई बार मैनी टू वन पे जाना पड़ेगा, वन टू मैनी पे जाना पड़ेगा, तो हम लोग रूट से ही जुड़े हुए हैं, तो इन रूट्स को प्लीज ध्यान रखिएगा, ये काफी इजी है और काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? P इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज Q। ठीक है, ये हो गया हमारे पास P, ये हो गया Q। आगे बोला एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश पीस ऑफ वर्क इन 50 days लेस देन Q। P Q का थ्राइस है, मतलब P इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज Q। मतलब ये हुआ, अगर मैं P रेशियो Q की बात करूं तो 3:1 कह सकता हूं। फिर से रेशियो वाली कहानी आ गई, समझ गए ना? दूसरे तरीके और भी काफी सारे हैं, बट थोड़ा इजी हो जाता है इससे। P जो है वो Q का 3 गुना एफिशिएंट है। P इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज Q। मतलब एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? किसी काम को जल्दी करना, राइट? कोई अगर एक इंसान किसी काम को करने में मान लो 15 दिन लगा रहा है और मैं उसको करने में सिर्फ 5 दिन लगा रहा हूं, तो क्या हो गया? मैं उससे ज्यादा एफिशिएंट हूं, ठीक है ना? तो एफिशिएंसी इज टोटली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज, और यू कैन से द एबिलिटी टू डू वर्क, कि किस तरीके से उस काम को हम लोग कर रहे हैं। तो थ्राइस हो गया, तो मैंने इसे 3:1 के बिहाफ पे बोल दिया। अच्छा, अगर मैं यहीं से P रेशियो Q के रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज निकालना चाहूं, अगर मैं यहीं से P रेशियो Q का अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज निकालता हूं, P रेशियो Q के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ डेज निकालता हूं, तो आई कैन टेक इट एज 1:3। यस या नो? इजी सी कहानी है। फिर इसने बोल दिया फाइंड द टाइम इन विच P एंड Q कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। और साथ में ये भी बोला हुआ है सर, दे एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 50 days लेस देन Q। मतलब ये क्या मैं इसे कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है आपकी 3x माइनस x दैट इज इक्वल टू 60। एक ही बात हुई। यहां से अगर मैं x निकाल दूंगा कितना आ जाएगा? 2 1 30 30 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। यस और नो? x इज 30, x मेरे पास 30 आया है, तो दूसरा उसका 3 गुना है, तो एक 30 हो गया, कितना हो गया? 90 मेरे पास हो गया। एक लेस एफिशिएंट है, एक जो है मोर एफिशिएंट है, क्योंकि जो P है वो Q से थ्राइस है। फाइंड द टाइम इन विच P एंड Q कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। सो इंडिविजुअली ये आ गया, ये हमारे पास पहले वाला जो मैंने एक्सलेट किया था 30 आ गया, दूसरे वाला कितना आ गया? 90 आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ सेकंड वाले का दिया हुआ है, तो ये D, दिस इज द A, दिस इज द राइट आंसर, राइट? इन्होंने अलग अलग पूछा था, वो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में बता देता हूं कि हमने क्या यहाँ पे पुट करना चाहिए था। A का P का पहले वाला और P का दूसरे वाला। समझ गए सर? इसी तरीके से करते हुए चलो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगला कोई डाउट हो तो यू गाइस कैन आस्क। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा और भी अच्छा क्वेश्चन है। अ टब कैन बी फिल्ड इन 20 मिनट्स। कहानी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अ टब कैन बी फिल्ड इन 20 मिनट्स बट देयर इज अ लीकेज इन इट व्हिच कैन एम्प्टी द फुल टब इन 60 मिनट्स। तो एक काम करो ना, दोनों की एफिशिएंसी निकाल दो, फिलिंग एफिशिएंसी भी निकाल दो और इसको खाली करने की जो एफिशिएंसी है वो भी निकाल दो, एम्प्टिंग की एफिशिएंसी भी निकाल दो। फिलिंग की कितनी है? 100/20, 50 सर, एंड इन 60 मिनट्स तो ये कितना आएगा? 100/60। आगे क्या पूछा इन्होंने? इन हाउ मेनी मिनट्स इट कैन बी फिल्ड। तो मतलब नेट वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। पहले इसे सॉल्व कर दो। ये कितना आएगा? 0 से 0 गया 6, 1.6 के आसपास ये वैल्यू आएगी। 1.66 लिख दो, एक्सक्यूज मी। तो कितनी देर में ये इसे फिल करेगा? सर अगर मैं नेट एफिशिएंसी निकाल दूं इसकी, तो नेट एफिशिएंसी के बिहाफ पे कितनी देर में इसे पूरा भर देगा वो निकाल सकते हैं। नेट एफिशिएंसी का मतलब कितनी वैल्यू होगी आपके पास? सब्ट्रैक्शन कर दो, सिंपल सा फंडा, सब्ट्रैक्शन कर दो। तो पहले वाली वैल्यू कितनी है आपकी? 5, अरे ये 50 क्यों लिखा है? 5 है ना, 20 5 100, तो 5 माइनस 1.66। और जब आपका जो टाइम आप निकालेंगे तो दैट विल बी ऑन द बिहाफ ऑफ द टोटल वैल्यू। यस और नो? अब किसी किसी को ये परेशानी आती है कि सर मुझे नेट क्यों निकालना पड़ा? नेट की जरूरत क्या है? आपने एफिशिएंसी दोनों की निकाल दी इंडिविजुअली, पहले फिलिंग की निकाल दी जो कि आपका 5% आया है, ये 5 है, ठीक है ना? 25 is 100। एम्प्टिंग की निकाल दी, दैट इज 1.66%। इनका डिफरेंस कितना है? आपका भरने की एफिशिएंसी ठीक है, आपका खाली करने की एफिशिएंसी कितनी ठीक है, लेकिन मुझे नेट एफिशिएंसी नहीं पता, तो मुझे पहले नेट निकालना पड़ेगा। नेट निकालने के बाद ही जो मेरे पास कितनी देर में कितनी मिनट में उसे फिल करूंगा वो मैं निकाल पाऊंगा। ठीक है सर? तो कितना आएगा? 5
ये आ गया 3.33 के आसपास। अब ये टाइम आप मुझे निकाल के दिखाओ, फिर हम लोग चलते हैं आगे। जल्दी बताओ कितना आ रहा है। 3 10 30 मिनट्स आएगा हमारे पास, ठीक है ना, डिवाइड ही करना है। सो दिस विल बी टेकन ऑन द कंसिडरेशन विद ऑप्शन सी, दैट इज 30 मिनट्स, राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है इफ 25 men can do a piece of work, गिवन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन आपके, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। If 25 men can do a piece of work in 36 days working 10 hours a day। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कहानी में बदलाव है। इन्होंने कहा कि टोटल कितने परसेंट लगाए गए 25, कितने डेज लगे 36 डेज, और डेली कितना काम करते हैं, डेली वो आपके 10 आवर्स वर्क करते हैं। तो इस कहानी में हम लोग यूज करेंगे अपना, आपका नंबर ऑफ मैन भी यूज हो रहा है, नंबर ऑफ डेज भी यूज हो रहा है, और आपका नंबर ऑफ आवर्स भी यूज हो रहा है। सो वी टेक इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू इक्वल्स, ठीक है। तो सेकंड जो वैल्यू होगी सेकंड सिनेरियो में, नंबर ऑफ मैन कितना है, नंबर ऑफ डेज कितना है, और नंबर ऑफ आवर्स हमारे पास कितना है। पहले वाले को मैंने 1 ले लिया इनिशियल वाले को, सेकंड वाले को मैंने फाइनल ले लिया 2 के बिहाफ पे। चलो कितना कितना दिया हुआ है, दिस इज माई 25 मल्टीप्लाई बाय 36 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 आवर्स अ डे। सेकंड सिनेरियो में कहा देन हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड, मतलब मुझे ये m की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मुझे निकालना है। इफ द कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क वर्किंग 6 hours a day in 20 minutes 20 days। तो ये डेज 20 आ गया, 6 hours a day हमारे पास 6 आ गया, बाकी सबको उठा के वहां ले जाओ, आपके M2 का आंसर आ जाएगा। ये 6 से कट गया, 6 से गया आपका 6 पे 36, 5 से कट करो, 5 से गया 4 पे, और 5 से गया 5 पे, राइट। उसके बाद 2 से 2 पे, 2 से 2 दूनी 4, एक सेकंड को, 2 दूनी 4, 2 5 आएगा ना इधर। उसके बाद 2 से गया आपका पास 3 पे, 5 3 15 और 5 75, 75, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर है, राइट। सो 675 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आसान सा था, बस मुझे यहां पे जो समझाना था कि अगर हमारे पास तीनों सिचुएशंस आ जाएं, नंबर ऑफ मैन भी गिवन हो, आपको नंबर ऑफ डेज भी गिवन हो, और नंबर ऑफ आवर्स भी गिवन हो कि 1 डे में वो कितने आवर्स वर्क कर रहा है, तो वहां से रिलेशन आप ये वाला यूज करोगे। क्लियर सर, राइट। कैलकुलेशन आसान सी थी, कैलकुलेशन में कुछ नहीं होता, मेन आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्टर है, he employed 30 men to complete the project in 100 days। सुनना ध्यान से, बड़ा आसान सा है। एक्सक्यूज मी। तो यहां भी कौन सी कहानी चलेगी, आपका मैन, आपका डेज, एंड दैट इज इक्वल टू योर वर्क। क्या बोला है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने 30 मैन को एम्प्लॉय किया है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 100 डेज, टोटल 100 दिन में काम जो पूरा करना है। बट लेटर ऑन he realized that just after 25 days, के 25 दिन के बाद only 20% of the work had been completed। 25 दिन के बाद सिर्फ 20% काम ही जो है वो पूरा हुआ है। कितना परसेंट काम पूरा नहीं हुआ है, 4 गुना काम, मतलब 20% हुआ है, 80% काम पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, 20% हैज बीन डन, और कितना कंप्लीट इनकम्प्लीट है 80%, मतलब जितना हुआ है उसका 4 गुना तो काम अभी पड़ा हुआ है। बाद में इन्होंने पूछा, अब स्टार्टिंग में देखो इन्होंने बंदे कितने लगाए थे, 30% इन्होंने लगवाए थे, और दिन कितने चल रहे हैं, 25 के बिहाफ पे चल रहे हैं। और उन्होंने कहा था जिसमें से 20% सिर्फ अभी तक पूरा हुआ है, मतलब जो अगर मैं एक्चुअल की बात करूं 25 3 75 750, मतलब ये जो है हमारे पास है इतना, दिस इज ऑलरेडी डन, जो कि एक्चुअल हमारे पास वैल्यू है विच इज 750। अब मुझे बताओ इस 750 जो आप बात कर रहे हैं ये टोटल परसेंटेज का कितना परसेंट है, मतलब कितना परसेंट काम एक्चुअल में हुआ है, जो कि 20% है। मतलब जो 750 है दिस इज एग्जैक्टली 20% ऑफ द एक्चुअल वर्क डन। हाँ या ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या कहा कि मैं वैल्यू निकाल रहा हूं मैन इनटू डेज दैट इज इक्वल टू वर्क। क्यों किया ऐसा, स्टार्टिंग में 30 बंदे लगाए गए थे, ये लो सर 30, और इन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास टोटल 100 दिन है,
वो चाह रहे थे कि 100 दिन में 30 के 30 बंदे इस पूरे काम को खत्म कर दें, लेकिन इसने बाद में रियलाइज किया कि सर 25 दिन आपके हो चुके हैं, 20% ऑफ द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, कि 25 दिन के बाद सिर्फ आपका 20% काम ही पूरा हुआ है। आपका टाइम कितना बचा हुआ है? टाइम बचा हुआ है टाइम बचा हुआ ये रहा 25 डेज ऑन रिस्पेक्ट टू 100 डेज। कितना परसेंट हो गया? सेम इसी तरीके से 20% ऑफ द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, और टोटल हमारे पास कितना वर्क है? 100%। समझ रहे हो? मतलब 80% काम आपका पेंडिंग है और 75 डेज आपके पास पड़े हुए हैं। मैं रिलेशन निकालूं, अगर मैं रिलेशन निकालूं तो क्या कहानी ऐसे समझ में आएगी कि सर यहां पर मैं सीधा सा चेक करूं तो मेरे पास लगभग 4 टाइम्स वर्क अभी भी पेंडिंग है। सिर्फ 20%, 1/4 मेरे पास काम अभी हुआ है, 1/5, ठीक है ना? परसेंटेज में टोटल में अगर मैं ले लूं 100 है, 20 है, तो 80% मेरे पास अभी भी पेंडिंग है। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन कभी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। वो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या अमेंड कर देते हैं, वो ये चेंज कर देते हैं कि सर आप है ना एक काम करिए, वो बाद में ये बोल देंगे कि 25 डेज के बाद कुछ पर्सन्स को और एम्प्लॉय कर दिया गया, अब बताओ कितनी देर में कंप्लीट होगा। तो वो समझने के लिए, उस समझने से पहले मुझे इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली वो तो और भी ज्यादा हमारे पास हाई लेवल हो गया। या ये बोल दो वहां पर तो वैसे हाई लेवल तो क्या ही है, मुझे रिलेशन ही चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लूं कि ये मैंने कैसे निकाला, ये इसकी जरूरत क्या पड़ी जो कि कितने परसेंट के इक्वल है, तो सर टोटल हमारे पास कितने मैन लगाए? 30 बंदे लगाए थे। दोबारा से समझ लो, जिसको नहीं आया, जिसको आ गया वो थोड़ा स्किप कर दो आगे। डेज कितने हमारे पास है? 25 डेज लगाए, जो कि टोटल 100 दिन थे, और हमने अभी 25 दिन लगा दिए हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 20% जो काम वही कंप्लीट हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ सर, जो 750 वर्क आपने निकाला है ये वाला, विच इज इक्वल टू 20% ऑफ द एक्चुअल वर्क डन। कहने का मतलब साफ साफ सा ये हुआ सर कि आपका जो वर्क डन है वो लगभग 4 गुना अभी भी पेंडिंग है एज कंपेयर टू द मेन वर्क, राइट? या ये बोल दो कि आपका जो नंबर ऑफ डेज है वो सिर्फ 3 गुना आपके पास प्रेजेंट है, राइट? सर इन दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन यही तो है कि जितने मेरे पास नंबर ऑफ डेज बचे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी, या फिर ये करना पड़ेगा कि मुझे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी या नंबर ऑफ डेज इंक्रीज करना पड़ेगा। दोनों में से एक कहानी तो पक्का होगी, तो तय है। और यहां पे उन्होंने बोला हुआ है कि सर आपके पास 25 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं और काम कितना हुआ है? सिर्फ 20% ही हुआ है। तो सिंपल सा फंडा है सर कि मुझे ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो रिक्वायर्ड मेरे पास वर्क डन है, दैट आई नीड टू टेक विद द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ डेज, राइट? तो मतलब मुझे 25 जो है मैन और एम्प्लॉय करने पड़ेंगे इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर क्लियर तो हो गया। अब ये गलती मत करना कहीं आप लोग इस कंसिडरेशन को ऑन द बिहाफ ऑफ अपना मैन लेके चलो। अपनी वैल्यू तो निकाल दी, बट सर दिस इज माय एक्स्ट्रा डेज, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जो 100 डेज लिए थे, आपने जो कंसिडरेशन निकाली है कि कौन किसका 4 गुना है या कितनी वैल्यू मेरे पास पेंडिंग है 3 टाइम्स वाली, तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो है ना सर, ये आपके मैन नहीं है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा डेज हैं। दीज आर प्लस डेज, मतलब मुझे 25 दिन एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे ताकि मेरा काम जो है पूरा हो जाए। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इनमें बस यही समझना सर, इसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला मेनली इसके लिए ही है, ये समझने के लिए कि कौन किसका काम कितना गुना पेंडिंग है एज कंपेयर टू द एक्चुअल वर्क जो आपने अभी तक कर लिया है, और नंबर ऑफ मैन कितने आपके पास प्रेजेंट थे और उसमें से कितने आदमी आपको और लगाने पड़ेंगे, या फिर मुझे कितने दिन और ऐड करने पड़ेंगे। इन्होंने मुझसे डेज की जो है नंबर ऑफ मैन के बारे में बात ही नहीं की है। अब देखो क्वेश्चंस में तब्दीली जैसे मैंने बताया था अभी किसी भी तरीके से आ सकती है कि सर अगर मैं इसके अंदर एडिशन कर दूं नंबर ऑफ पर्संस की, या मैं नंबर ऑफ डेज डिक्रीज कर दूं तो क्या रिलेशन जाएगा। तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में मैं दोनों का रिलेशन निकाल दूंगा। कैसे? टाइम्स वाला, रेशियो वाला, जिससे और आसान हो जाएगा, जो हमने अभी बात की थी। क्लियर है? चलिए सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं। सेकेंड उन्होंने बोला टू कंप्लीट द वर्क ऑन स्केड्यूल्ड टाइम हाउ मेनी मैन ही हैज टू इंक्रीज। हो गया ना? यही मैंने बात यहां पे समझाई थी कि ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो 25 अपने रिलेशन के एस्पेक्ट पे निकाल दिया, ये मैन है कि डेज है? ये डेज था। अब यहां इन्होंने क्या बोल दिया, इस काम को पूरा करने के लिए स्केड्यूल्ड टाइम पर यहां पे क्या किया था आपने? एक्स्ट्रा की बात हुई थी, कितने दिन और लगेंगे।
कहानी में तब्दीली कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया कि सर जितना आपने डिसाइड किया था 100 के 100 डेज में ही, अब मुझे बताओ कितने मैन मुझे इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो बंदे अभी लगे हुए हैं वो ढीले हैं, उनकी एफिशिएंसी उतनी है ही नहीं। वो जो बंदे वो 100 दिन में उस काम को पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक 20% ऑफ द वर्क इज कंप्लीट किया है। उसके अलावा तो दिक्कत सारी की सारी क्रिएट यहाँ पे होनी ही होनी है। तो मैं कितने मैन और एम्प्लॉय करूं ताकि मैं अपना जो गिवन टाइम पीरियड है उसके अंदर अपना काम जो है कंप्लीट कर सकूं। इसको निकाल दो अपने बेसिक फॉर्मूला से, m1d1 दैट इज इक्वल टू m2d2। कितना आएगा बताना जरा, टेक ओनली 10 सेकेंड्स, जल्दी करो। m2 कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। वैल्यूज ही पुट करनी है, 3 मल्टीप्लाई बाई 25 दिस इज इक्वल टू m2 मुझे निकालना है। डेज कितने हैं, 75 है। अब किसी के मन में सवाल आएगा कि सर आपने जो डेज हैं ये 75 क्यों लिए हैं, इसका क्या रीजन है। टोटल डेज कितने हैं 100 और 25 डेज ऑलरेडी गॉन, 25 दिन ऑलरेडी आपके जा चुके हैं, तो दिन कितने बचे, 75 दिन बचे। लेकिन एक सवाल मैंने पीछे बताया था कि एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में कि ये दिस इज माय 4 टाइम्स, राइट सर। इसे कर दो सॉल्व तो आपके पास m2 की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ गया, 25 3 75 और 3 से चला गया 10, 10 4 40, m2 मेरे पास कितना आ गया 40। मतलब 40 और माइनस में हमारे पास 30 दैट इज इक्वल टू 10। ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन ऐड कर लो, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है सर। मतलब आपको 30 बंदे और लगाने पड़ेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। अब आप कहोगे सर 10 क्यों आया, क्योंकि ये टोटल मैंने निकाल दिया है, जिसमें से ऑलरेडी आपके पास 30 मैन वर्किंग थे, 30 बंदे ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे थे। हमने निकाला कि 40 मैन चाहिए मुझे, तो 40 में से 30 तो काम कर ही रहे थे, कितने और चाहिए, हाउ मेनी मोर मैन, ये लिखा हाउ मेनी मैन ही हैज टू इंक्रीज, सो ही हैज टू इंक्रीज 10 मैन। तो यहाँ पे ई ऑप्शन में 10 भी डाल लो, दिस इज द राइट आंसर। राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। मिसेस स्टैनली employed a certain number of typists for his project. 8 days later 20% of typists left the job. ठीक है, 8 दिन के बाद 20% टाइपिस्ट ने नौकरी छोड़ दी। It was found that it took as much time to complete the rest work from then as the entire work needed with all the employed typists. दोबारा सुनो ये पॉइंट क्या है कि कुछ दिन के बाद, अब वो दिन कितने हैं 8 दिन, 8 दिन के बाद 20% टाइपिस्ट ने दे लेफ्ट द जॉब। और बाद में पता लगाया गया it took as much time to complete the rest work from then as the entire work needed with all the employed typists. जितने सब के सब हैं उनके रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। The average speed of a typist is 20 pages per hour. आपको एवरेज टाइपिंग स्पीड भी आपको गिवन है, दैट इज 20 pages per hour। एक काम करो, आगे जाने से पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे निकाल लेता हूँ पहले ही। मैं अभी इसके फर्स्ट पार्ट पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ n जो है आपका नंबर ऑफ टाइपिस्ट है, ठीक है, और कुछ भी ले लो, k ले लो, d ले लो, वो इतने डेज में आपका काम करते हैं, ठीक है। n आपका नंबर ऑफ टाइपिस्ट मैंने ले लिया और d आपका नंबर ऑफ डेज ले लिया। अगर मैं n और d को मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल वैल्यूज आप निकाल देंगे इससे। मतलब n मल्टीप्लाई बाई d दैट इज इक्वल टू टोटल कितना था सर आपके पास, कितना दिन बोल रहे हैं 8 दिन। मतलब n मल्टीप्लाई बाई 8 दिस शुड बी एडेड टू द लेफ्ट ओवर वैल्यू। व्हाट इज द लेफ्ट ओवर वैल्यू, इन्होंने कहा है सर यहाँ पर it was found that it took us as much time to complete the rest work from then as the entire मतलब क्या होता है complete value, complete के भी यहाँ पे बोल रहा है which is needed with all the employed typists। मतलब this will be taken with the 4n/2 multiplied by your d। ठीक है सर। अब ये बेसिक है आपका। अब फिर से वही बात आ जाती है, मैं परसेंटेज में भी ये वाला पॉइंट बोल रहा था जहाँ पे मुझे पता होना चाहिए 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, है ना। रेशियो वाले में भी ये बात हुई तो सेम यहाँ पर दिस इज माय बेसिक कॉन्सेप्ट देन आई मस्ट नो दैट आई मस्ट नो। समझ गए सर। यहाँ से अपना रिलेशन निकाल दो, किसका रिलेशन निकलेगा, n का निकलेगा कि d का निकलेगा। n और d का निकलते ही या वैल्यूज निकलेंगी, वो निकालते हैं अपनी एवरेज स्पीड आप के बिहाफ पे कितने टाइपिस्ट ने अपना वर्क छोड़ा वो निकाल देंगे। इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, ये आगे निकालेंगे। खैर इसका भी निकाल दो, यहाँ से जो कटता है उसे काट दो, जो बचेगा आपका आंसर आ जाएगा।
एंड डी की वैल्यू आएगी सर, एन आपका कट हो जाएगा, दिस विल बी टेकन 8 42 2 40, डी की वैल्यू 40 आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। कैलकुलेशन आसान सी है, डी 40 आ गया। अब इन्होंने पूछा क्या है, हाउ मेनी टाइपिस्ट्स लेफ्ट द वर्क, कितने टाइपिस्ट ने काम को छोड़ दिया, कि सर आपका जो एन है ना, जो कि हमने क्या बोला है आपके नंबर ऑफ टाइपिस्ट्स, वो एज पर द इक्वेशन दैट इज इंडिपेंडेंट, और अगर इंडिपेंडेंट है तो मतलब मैं वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं सकता, आई कैन नॉट फाइंड द वैल्यू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है और बड़ा इजी सा पॉइंट है। अब हमें क्या समझना चाहिए, हमें किस चीज को समझ में रखना है, ध्यान में रखना है कि किस सिनेरियो के अंदर एज पर द इक्वेशन एन इंडिपेंडेंट है और कहां पे मेरा एन क्या है, डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ डेज का मुझे चेक करना है, नंबर ऑफ डेज के रिस्पेक्ट में बात होगी सारी की सारी डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की, राइट। सो इट इज प्री बेसिक ऑफ द वर्क एंड टाइम। नाउ सेकंड में इन्होंने क्या बोला, मिनिमम हाउ मेनी टाइपिस्ट कुड बी एम्प्लॉयड, कम से कम कितने टाइपिस्ट एम्प्लॉय किए जाने चाहिए। अब एक बात का मुझे जवाब दो, कितने लोगों ने, कितने परसेंट ने जॉब छोड़ दी, सर 20% ने छोड़ दी। तो सिंपल सा फंडा है, जो आपकी वैल्यू आएगी दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि टोटल कितना होता है 100%, आपका कितने ने जॉब छोड़ दी 20% ने, तो बचे कितने 80%। तो वी कैन से इट कैन बी लाइक एनी वैल्यू विच कैन बी मल्टीपल ऑफ 5, या द वैल्यू कैन बी डिवाइडेड बाय 5, एक ही बात है, वो उसका मल्टीपल कहलाएगा। तो आपका 5 जो है वो लिस्ट वैल्यू होगी फॉर द गिवन नंबर ऑफ टाइपिस्ट जो हमसे पूछा गया है। सो मिनिमम दिस इज द लिस्ट वैल्यू 5, बड़ा आसान सी कहानी। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ टाइपिस्ट रिमेन्ड एट वर्क। व्हाट कुड बी एंड व्हाट इज, बड़ा फर्क है। कुड बी इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज बेसिकली कितना एक्चुअल है। तो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या बोला कि आप यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट कर ही नहीं सकते कि कितने टाइपिस्ट ने जॉब छोड़ दी। अब कितने ने जॉब छोड़ दी तो कितने बचे कैसे पता लगाओगे, गेटिंग माय पॉइंट। जब मुझे यही नहीं पता कितने ने जॉब छोड़ दी है, दैट इज अनडिटरमाइंड, आई कैन नॉट फाइंड आउट। तो जो आपके पास थर्ड पार्ट है, इन्होंने बोला व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ टाइपिस्ट्स remained at the work when 20% of the typists left the job। तो सर अब जो लेफ्ट वाले हो गए दैट वी ऑल, हमने आपने जब स्टार्टिंग में बात की थी प्रीवियस वाले पार्ट की कि मिनिमम हाउ मेनी टाइपिस्ट कुड बी एम्प्लॉयड, तो उस वैल्यू के भी यहाँ पे क्या बोला था मैंने, सर 20% ने जॉब छोड़ दी, तो अब जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, इन्होंने बोल दिया नंबर ऑफ टाइपिस्ट रिमेन्ड एट वर्क, तो दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। प्रीटी इजी, वो कितने का आएगा, 4 का आएगा। अब आप लोगों ने ये बहुत पहले पढ़ा हुआ है, हम जब भी अपनी रिमाइंडर थ्योरम फाइंड आउट करते होते हैं उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वही वैल्यू होती है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को हम लोग यूज करते हुए चलेंगे, या सिंपल ले लो अपना एक लेट कर लो, एक्चुअल जो नंबर ऑफ टाइपिस्ट है वो ले लो, एक अपना क्या ले लो जो रिमेनिंग वाला है उस वैल्यू को लेके चल पड़ो। कितना आ जाएगा सर आपका, ये आएगा 4x अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू k। रिलेशन फाइंड आउट कर दो, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4 ऑफ k। अब जो आपका नंबर है क्या कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, नंबर कभी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता है। तो इस वैल्यू को सिर्फ जो एम्प्लॉयड के बिहाफ पे मैं निकाल दूंगा। सर 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल में कौन सा हो जाएगा आपका 78, 17 चौक 68, राइट सर। वैसे पता लग भी रहा है, ये रहा मेरे पास साफ साफ। मल्टीपल का मतलब क्या है, जो नंबर होगा मेरा वो 4 से डिविजिबल होगा, यही होगा ना। पिछले वाले में क्या था 5 का मल्टीपल होगा, तो सर यहाँ पे मेरे पास 68, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो नाउ अगले में क्या पूछा, व्हाट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड व्हेन इट इज डन विद एक्चुअल वर्कफोर्स थ्रू आउट द कंप्लीशन। ये तो हमने पहले निकाल दिया था, दैट इज डी, दैट वाज 40। ये तो स्टार्टिंग में ही निकाल दिया था मैंने। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 40 डेज, दिस इज द राइट। ठीक है सर, अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट योर वेन डायग्राम। ठीक है, तो फिलहाल के इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब एक बात सुनो ध्यान से प्लीज, जहां भी टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपके पास आता है ना, 2 चीजों पे ध्यान देते हुए चलो। एक तो आपका 1 डे वाला जो कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी वैल्यू जो आप निकालते हैं, और सेकंड वाला आपका कौन सा, जो मैंने अभी एफिशिएंसी वाला करवाया। जिस एफिशिएंसी के बाद में ये जो क्वेश्चन था आपका स्टेनली वाला, ये क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं। और एक आपका रिलेशन, जैसे ये वाले इस तरह के, जहां से मुझे रिलेशन निकालना होता है कि कौन किसका कितना टाइम्स है या वो किस रेशियो में है, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने एग्जाम में आते ही आते हैं सर। ठीक है, तो प्लीज जो बेसिक्स है वो अपना पक्के से तैयार कर लो, क्योंकि बिकॉज दिस इज वी आर टेकिंग केयर ऑफ द
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट, जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आते हैं तो वही हम लोग करते हुए चल रहे हैं। क्रैश कोर्स के अंदर जनरली जो बेसिक्स हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वी हैव लेसर एंड लेसर टाइम। तो ध्यान में ये रखना है सर, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ लो अपना, उसके बाद जाओ नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पास, प्रैक्टिस के पास। क्लियर है? चलो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।